हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ ECIPL। और अब हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग हम लोग कौन है? हम लोग कौन होते हैं? एक तरह से देखा जाए तो हम लोग कंज्यूमर्स होते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत सी चीजें खरीदते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये चैप्टर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम लोग को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में जो भी चीजें हो रही है वो सब कुछ के बारे में लॉ के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं? अनअवेयर होते हैं कुछ लॉ के प्रोविजन से। तो अगर हमको ये चैप्टर आ गया अच्छे से तो भाई साहब, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इससे आपको पता चल सकता है कि भाई साहब हमारे पास कितने राइट्स हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं है, जिसका हम लोग कभी यूज करते ही नहीं है। डे टू डे लाइफ की बात बता रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर का रोल बहुत बहुत ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दूंगा और कुछ आपको ऐसे केस स्टडीज दिखाऊंगा। आज की क्लास में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास में आपको केस स्टडीज ऐसी ही दिखाऊंगा जो आप बोलोगे सर ये सब चीजें तो होती रहती है हमारी लाइफ में, मगर हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और चैप्टर का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, मगर 2019 में नया कानून बना के लाई हमारी सरकार। उसका नाम रखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, और ये जो हमारा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मैं इसके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूं कि ये सर जो एक्ट है हमारा, मैं हल्का सा बता देता हूं। ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिख देता हूं, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं CPA 2019। CPA 2019 ये जो एक्ट है सर, ये हमारा एक्ट नोटिफाई हुआ था, नोटिफाइड ऑन 9th ऑफ अगस्त 2019। मतलब 2019 में 9th ऑफ अगस्त को ये पर्टिकुलर एक्ट CPA 2019 वाज नोटिफाइड। नोटिफाइड हुआ था मतलब कहां पे सर? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। क्लियर है? मगर फोर्स में उसी टाइम नहीं आया था। फोर्स में इसी टाइम नहीं आया था। मैं लिख देता हूं यहां पे, केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स। फोर्स में सर कब आया है ये? फोर्स में आया था 20th ऑफ जुलाई 2020। 20th ऑफ जुलाई 2020 अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपका देखा जाए तो 11 मंथ्स या अप्रोक्सीमेटली 1 साल का गैप बीच में था, जिस दिन नोटिफाई हुआ और जिस दिन ये कब आया है? फोर्स में आया था। और एक और चीज आपको बता देता हूं, इसकी एप्लीकेबिलिटी बता देता हूं। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये जो हमारा कानून है जिसका नाम है CPA 2019, ये पूरे के पूरे भारत में अप्लाई होता है। ठीक है, पूरे के पूरे भारत में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मतलब होल ऑफ इंडिया में ये कानून आपका जो है अप्लाई होता है। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा आते हैं, आपको हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या चीजें होती हैं और इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस एक्ट को क्यों लाया गया है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, आप लोग मेरी जरा ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से लेकर चल रहा हूं। अब भाई ये सुनो, ऑन डेली लाइफ या ऑन डेली बेसिस अगर देखा जाए, मैं एक एक चीज बेसिक में एकदम लिख रहा हूं, ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, सो दैट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि होता क्या है इसके अंदर। चलिए, तो डेली बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? डेली बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? डेली बेसिस में सर, वी बाय व्हाट? वी बाय गुड्स एंड सर्विसेज। होता है क्या? होता है क्या? बताइए भाई, डेली बेसिस पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं क्या? और ये वी कौन है? वी, बेटा ये जो वी लिखा है मैंने, ये वी, ये कौन है? वी कौन है? हम लोग बाय करते हैं। अगर हम लोग बाय करते हैं तो हम लोग कौन हुए सर? हम लोग हुए कंज्यूमर। हम लोग क्या हुए? कंज्यूमर। हम ही लोग तो कंज्यूमर्स हैं कि नहीं भाई?
हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स। जो खरीद रहा है सामान उसको क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। वी बाय गुड्स एंड सर्विसेज। और एक बात बता दे रहा हूँ, हर एक पर्सन जो सामान कोई खरीद रहा है ना, खरीद रहा है, उसको कंज्यूमर नहीं बोला जाता, ठीक है। इसके कुछ अगर अलग से एक्सेप्शंस भी है जो हम लोग डील करेंगे जब हम लोग कंज्यूमर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे अगर देखा जाए, कंज्यूमर की डेफिनेशन दी हुई है इस एक्ट में, गुड्स की डेफिनेशन दी है इस एक्ट में, सर्विस की डेफिनेशन दी है इस एक्ट में, तो हम लोग को उसी के रेंज में रह के पढ़ना है, ठीक है। तो सभी लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है, मगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ जो हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, वी बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा बाय, बाय का मतलब क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं, तो मतलब बाय का मतलब वी आर पेइंग व्हाट, क्या पे कर रहे हैं हम लोग सर, पेइंग हार्ड अर्नड मनी। ऑब्वियस सी बात है सर, हार्ड अर्नड मनी, हम लोग पैसा दे के खरीद रहे हैं, फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती आज की डेट में, तो पैसा दे रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई हमारी होती है, वो हम लोग देते हैं। किस लिए देते हैं सर, इन गुड्स को खरीदने के लिए या इन सर्विस को लेने के लिए। अब गुड्स क्या हो सकते हैं सर, गुड्स तो कुछ भी हो सकता है। गुड्स का अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, सर फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, हो सकता है, हाँ, एक्सेट्रा। और सर्विसेज की अगर बात करी जाए तो सर्विसेज भी बहुत सी हैं हमारी। सर्विसेज के मतलब बहुत सी सर्विसेज हम लेते हैं। क्या बैंकिंग सर्विस आप लेते हो, क्या बैंकिंग सर्विस लेते हो, यस सर हम बैंकिंग सर्विस लेते हैं। क्या आप इंश्योरेंस की सर्विस लेते हो, क्या लेते हैं, यस सर लेते हैं। क्या एयरलाइन की सर्विस भी आप लेते हैं, यस सर हम एयरलाइन की भी लेते हैं। अच्छा सर अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, हाँ, क्या आपने एजुकेशन की सर्विस भी ले रहे हो आप मुझसे, क्या एजुकेशन की सर्विस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यस सर लेते हैं। अच्छा, बीमार कोई पड़ जाता है तो हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या मेडिकल सर्विस लेते हो, यस सर हम ये भी लेते हैं, एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट्रा लिख दे रहा हूं मैं। ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिसको हम लेते हैं और उसके बदले में हम क्या पे करते हैं, कंसिडरेशन, प्राइस पे करते हैं, ठीक है। अपनी मेहनत की कमाई हम लोग पे करते हैं। क्लियर है, ये चीजें होती है कि नहीं होती। अब एक बात बताइए, जब आप ये चीजें खरीद रहे हो, आप अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई सामने वाले को दे रहे हो, सेलर को दे रहे हो जिससे आप खरीद रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहोगे कि भाई साहब हमने जो भी सामान खरीदा है, जो भी सामान खरीदा है, अकॉर्डिंग टू अवर प्राइस, जितना हमने पैसा उसका पे किया उसके हिसाब से वो सामान एकदम बेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई साहब जो भी चीज़ हमको मिले वो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में हो, एकदम कोई दिक्कत उसके अंदर ना हो। क्योंकि भाई साहब हमने, जब हम पैसा आपको दे रहे हैं, जब हम कड़े कड़े नोट आपको दे रहे हैं एकदम, तो भाई साहब सामान भी आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए, यही आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। मगर मगर भाई साहब, बट समटाइम्स क्या होता है, बट समटाइम्स दीज, कौन दीज का मतलब क्या, दीज मैन्युफैक्चरर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स कभी कभी आपके, या तो कभी कभी आपके जो होते हैं ट्रेडर्स, उसको बोल रहे हो, ट्रेडर्स जो रिटेलर्स होते हैं आपके ट्रेडर्स, या तो आपके मैं बोल सकता हूँ ये सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ये फेल टू प्रोवाइड व्हाट, फेल टू प्रोवाइड व्हाट, क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज, होता है कभी कभी, ठीक है। फेल टू प्रोवाइड व्हाट, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज ये प्रोवाइड करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं सर, कैसे 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 फेल हो जाते हैं, बाय वायलेटिंग, वायलेटिंग व्हाट, बाय वायलेटिंग कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको वायलेट करके, हाँ, या तो भाई साहब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके कर सकते हैं लोग कि नहीं कर सकते, बताइए भाई। ह्यूमन कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं उसको वॉयलेट करते हैं, क्योंकि भाई कंज्यूमर का क्या राइट है, टू गेट द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, मगर आप क्या करते हो, उनके राइट्स को क्या करते हो, वॉयलेट करते हो कभी कभी, ठीक है। कौन करता है, सेलर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, आपके आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देते। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अनफेयर, देखो नाम क्या लिखा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिस आपकी होती है जो कि
अनफेयर होती है बाय फॉर डूइंग द ट्रेड। मतलब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि जो मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ ये डिफेक्टिव पीस है, इस फर्नीचर के अंदर क्रैक्स हैं। मैंने क्या किया, उस डिफेक्टिव पीस के ऊपर क्या किया, अच्छे से पेंट करा, अच्छे से पॉलिश करा, और मेरे पास कोई कंज्यूमर आया, मैंने उसको बोला भाई साहब एकदम नया प्रोडक्ट है ये, एकदम नया प्रोडक्ट है, बस कल ही फैक्ट्री से आया है हमारे पास, एकदम नया प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। तो आपने क्या करा, एक अनफेयर मींस यूज करा है, ठीक है, अनफेयर क्या करा है, मींस यूज करा है, कंज्यूमर को झूठ बोल रहे हो एक तरह से। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट वो नहीं है, मगर आप सामने वाले को ये बिलीव करा रहे चाह रहे हो कि ये सेम प्रोडक्ट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर इसी बात ले ले, फर्नीचर वाले की बात ले ले, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या इसका ट्रेडर की बात ले ले, कि कोई इसने क्या करा है, मार्केट से सेकंड हैंड फर्नीचर लिया, उसमें देखा कि एक पिलर जो बेड का है वो क्या है, ब्रोकन है या डिफेक्टिव है, उसने क्या किया, उस पिलर को हटा के नया पिलर वहां पे लगा दिया, रीबिल्ड कर दिया फिर से उसको, ठीक है, और कंज्यूमर को क्या बोलता है, एकदम भाई साहब नया का नया है, अभी तो बनाया है, अभी तो आया है। समझ आ रही है? तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं सेलर्स, कोई कोई ऐसे भी है, ठीक है। और या तो बोल सकते हैं बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एड्स होती हैं, मिसलीडिंग एड्स होती हैं जिससे आप कंज्यूमर को क्या कर सकते हो, मिसलीड करते हो, ठीक है, बोलते कुछ हो, पब्लिसिटी कोई चीज की करते हो और करते आप कुछ और है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं जिससे कि ये जो आपके ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फेल्स टू प्रोवाइड व्हाट, क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये सब जब चीजें कर रहे हैं ये, तो भाई साहब ये गलत तो है, गलत है कि नहीं, पहले मुझे बताइए, गलत है कि नहीं है? यस सर, बहुत बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है। तो ये सब चीजें होते हुई सरकार ने देखा, ये सब चीजें होते हुई सरकार ने देखा कि भाई साहब कंज्यूमर अपना मेहनत की, खून पसीने की कमाई दे रहा है टू गेट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मगर ये जो सेलर्स हैं ये सब चीजें करके इनको वो चीजें नहीं दे रहे। तो भाई साहब ड्यू टू ऑल दिस, ड्यू टू all this, हुआ क्या, ड्यू टू ऑल दिस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लॉ, गवर्नमेंट ने क्या करा, इंट्रोड्यूस्ड द लॉ। और भाई साहब ये लॉ कौन सा बना, ये कौन सा लॉ बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या लाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले 1986 में आया था, मगर अब आपका चेंज हो गया है, तो आपको तो 2019 वाला पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं आपको शुरू की बात बता रहा हूं, ठीक है, क्या क्या दिक्कत आई, तो उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गवर्नमेंट ने। किस लिए लाया, किस लिए लाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टू प्रोवाइड व्हाट, टू प्रोवाइड रेमेडी। ऑब्वियस सी बात है, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने क्या लाया, एक कानून बना दिया, सो दैट ये जो धोखाधड़ी हो रही है किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ, उनको बचाया जाए, ठीक है। और रेमेडी किस फॉर्म्स में लेके आए, रेमेडी किस फॉर्म में लेके आए, पता आपको किस फॉर्म्स में आपकी रेमेडी लेके आए हैं? एक मिनट, किस फॉर्म में आपकी रेमेडी लेके आया सरकार ने, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, रेमेडी, सरकार ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया, व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। लो भाई, सरकार ने क्या किया, सरकार ने करा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने बनाई, इन्होंने क्या बनाई है, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। किस लिए बनाई है एडवाइजरी काउंसिल, किस लिए बनाई है, फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, किसका, फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन किसका सर, ऑफ कंज्यूमर राइट्स। समझ आ रही है, समझ आ रही है? तो इन्होंने बनाया एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना दी, जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल है, अपनी एडवाइस देती है, इसलिए फॉर द प्रमोटिंग एंड फॉर प्रोटेक्टिंग दी कंज्यूमर राइट्स को। और ये जो आपकी प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनी है, ये 3 लेवल पे बनी है,
तीन लेवल बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है, स्टेट लेवल पे बनाई गई है और नेशनल लेवल पे भी बनाई गई है। तो ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, बेटा कोई पॉइंट मिस नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। ये अभी मैं आपको बस छोटा छोटा बता रहा हूँ खाली, इन सब के बारे में सेपरेट अलग अलग सब सेक्शंस दिए हुए हैं, हम लोग को बहुत डिटेल में बात करनी है। बस मैं आपको हल्का सा एक वो दे रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, समझ आ रहा है। तो स्टैब्लिश क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्टैब्लिश करी, और ये जो काउंसिल आपकी है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करी है, बनाई गई है, ये स्टेट लेवल पे भी बनाई गई है, और सर ये आपकी नेशनल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे भी बनाई गई है। समझ आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, और नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया। ये सब एक एडवाइजरी काउंसिल्स हैं जो एडवाइस देते हैं फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, कंज्यूमर के अधिकार को। आता है समझ, ठीक है। एक और रेमेडी, एक और रेमेडी जो इसके अंदर है, एक और रेमेडी आपको बताता हूं। एक और रेमेडी जो प्रोवाइड करी गई है, सबसे बेस्ट रेमेडी, और मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इंपॉर्टेंट। अब एक बात सुनो, एक बात सुनिए आप, किसी सेलर ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपके अधिकारों के क्या किया, उल्लंघन किया है, ठीक है, इन्फ्रिंज किए आपके अधिकार को, ठीक है। आपका अधिकार था टू गेट द गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मगर उन्होंने कुछ आपके अनफेयर मींस यूज करे, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको दे फेल टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, आपको दिक्कत हुई, ठीक है, आपको दिक्कत हुई, आपको प्रॉब्लम हुई। अब आप बोलोगे भाई साहब मैं इसके अगेंस्ट ना केस फाइल करूंगा, ठीक है, आई वॉन्ट द रेमेडी, आई वॉन्ट द कॉम्पनसेशन, करोगे ना, करना है, ऑब्वियस सी बात है सर, हमारा तो आखिरी रास्ता कोर्ट होता है। तो इसके लिए सो दैट आप कोर्ट में जा सको, इसके लिए सरकार ने इस चैप्टर के अंदर आपके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाई है, सेपरेट कोर्ट बनाई है जो कि टोटल और टोटल कंज्यूमर्स के मैटर्स को देखेगी, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर कोर्ट्स, हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, कंज्यूमर फोरम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने सरकार ने किया किया establishment of what, establishment of consumer courts, establishment of consumer courts बोल लीजिए या कंज्यूमर फोरम बोल लीजिए। और ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं ये भी आपके 3 लेवल पे हैं, और इनके तीनों के अलग अलग नाम हैं। जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं आपके, ये भी आपके 3 लेवल पे हैं, तीनों लेवल पे बनाई गई है। एक आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई, एक आपकी स्टेट लेवल पे बनाया गया है, और एक आपका सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए हैं वो भी सर 3 लेवल पे बनाया है, एक डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स को जो देखेगा, एक पूरे स्टेट के मैटर्स के लिए कर दिया, और एक पूरा नेशनल, पूरा सेंट्रल लेवल के लिए भी एक आपका कंज्यूमर कोर्ट जो है बना दी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है बेटा, उसको बोला जाता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका कंज्यूमर कोर्ट बनाया उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, लाइन में लिखता हूं रुको, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये जो बनाया कंज्यूमर कोर्ट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट और बाकी सब कुछ सेम, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ये स्टेट लेवल पे। और एक सेंट्रल लेवल पे बनाया गया, इसको बोला जा रहा है सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेंट्रल बोल लो नेशनल बोल लो, ठीक है। ये बनाया गया है इस लेवल पे कि भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए, अब सर आपके साथ कोई दिक्कत हुई, आपको किसी ने गुड्स बेचा, आपको, आपने या किसी से जाके गुड्स खरीदा और उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट एंड ऑल निकला, जिससे कि आपको दिक्कत हो गई, नुकसान हो गया, प्रॉब्लम हो गई, जो भी है, ठीक है, एंड यू वांट द कंपनसेशन। क्लियर है। आप किस कोर्ट में जाओगे ये बताओ पहले, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जाओगे कि सर स्टेट वाले पे जाओगे, या आप सेंट्रल पे जाओगे, बताइए भाई। अब जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हमने JIGL का जब सब्जेक्ट पढ़ा था एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में, तो हम लोग को पता है कि सर हमने CPC पढ़ा था, और वहां पे हमने देखा था कि जो कोर्ट्स होती है ना, CPC में पढ़ा था, जो कोर्ट्स होती है उनकी ना ज्यूरिसडिक्शन एक होती है, होता है, यस। तो वैसा ही खेल यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ है। तो यहाँ पे भी जो ये कोर्ट्स बनाई गई हैं, अलग अलग लेवल्स पे बनाई गई हैं, जो इनकी भी क्या है, कुछ ना कुछ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, मॉनेटरी
ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आपको जो नुकसान हुआ है, ठीक है, अगर आपने जो भी गुड्स खरीदा है, ठीक है, जो भी आपने कंसिडरेशन पे करी है उस गुड्स की या उस सर्विसेज की, उसकी वैल्यू के हिसाब से आप इन कोर्ट्स में जाते हो। किसकी वैल्यू के? किसकी वैल्यू के? द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू बॉट। और जितना आपने कंसिडरेशन उसका दिया है, जो भी कंसिडरेशन आपने पे किया है, उस कंसिडरेशन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जितने का आपको नुकसान एंड ऑल हुआ है उसके हिसाब से आप कहां जाते हैं? इन कोर्ट्स में जाते हैं। तो बेटा ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जो है, इनकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है दैट इज अप टू ₹50 लाख। दैट इज अप टू ₹50 लाख। तो इनकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है किसकी? डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इसकी कितनी है? मैं यहां लिख देता हूं, अप टू ₹50 लाख, 50 लाख तक का इधर है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल, मतलब आपका अगर कोई भी जिस आप दिक्कत हुई है, ठीक है, या गुड्स से रिलेटेड है या कोई सर्विस से रिलेटेड है, और मैं बोल देता हूं आपका जो गुड्स के जितना आपको नुकसान हुआ, जितना आपने कंसिडरेशन पे किया था, मैं बोलता हूं आपने 40 लाख का गुड खरीदा था टोटल, और वो 40 लाख का जो आपने गुड्स लिए हैं वो सब के सब डिफेक्टिव है या आपको भाई बेवकूफ बनाया गया है एंड ऑल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? केस फाइल करना है। समझ आता है? केस फाइल करना है टू गेट कॉम्पनसेटेड। तो उस केस में आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास आप जा सकते हो, क्योंकि इनकी जुरिस्डिक्शन कितनी है? अप टू ₹50 लाख। आता है? समझ आती है? वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन। क्लियर? आगे स्टेट लेवल की जो बात है, अगर कोई भी वैल्यू जो एक्सीड कर रही है, कितना एक्सीड्स 50 लाख, एक्सीड्स 50 लाख, मगर अप टू कितना है? 2 करोड़, अप टू 2 करोड़, तो कहां जाएंगे आप? स्टेट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, और सेंट्रल की बात अगर करी जाए, सेंट्रल की बात अगर करी जाए तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक्सीड कर रही है कितना? 2 करोड़, तो कहां जाएंगे आप? सेंट्रल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास आप जाते हो। आता है समझ? आता है समझ? तो ये सब चीजें बनाई, ये सब रेमेडी तो है हमारे लिए, ये सब रेमेडी तो है सर कंज्यूमर्स के लिए। क्लियर है? आता है समझ? हाँ, पहला रेमेडी हमने आपको क्या बताया कि सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है, जो कि एडवाइजरी काउंसिल है, ये भी हर एक लेवल पे बनाई गई है। ठीक है, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, जहां पे अपना हम दुख दर्द लेके जा सकते हैं और वहां से कंपनसेशन हम डिमांड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सेपरेट कोर्ट बनाई गई है, यहाँ पे जो भी मुद्दे आएंगे सर वो कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड ही आएंगे, और कोई मुद्दे से मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? नो तारीख पे तारीख, जल्दी से जल्दी क्या करना है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना होता है। ठीक है, क्या टाइम लिमिट है, कितने टाइम में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग चैप्टर में जब आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। हमारा जो डेफिनेशन का पोर्शन है ना इस एक्ट के अंदर, आप देखोगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग अवर डेफिनेशन पोर्शन। आप देखोगे इतनी जबरदस्त डेफिनेशंस दी हुई है, हर एक चीज की डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशंस अगर आपको समझ आ गई, इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन समझ आ गई, आप समझ जाना आपका चैप्टर क्लियर है, आराम से क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशंस ही इसकी जबरदस्त है, और आगे सब आपको समझ आता रहेगा। आगे तो बहुत से प्रोसीजर्स एंड ऑल है, हम लोग को देखना है। क्लियर है? हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, जितने नाम यहाँ ले रहा हूं ना मैं चीजें का, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़नी है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये अलग अलग जो आपके ये काउंसिल्स हैं, ये अलग अलग आपके जो आपके कोर्ट्स आपके हैं, कमीशंस हैं, इन सब के कॉम्पोजिशन क्या है, इनकी पावर्स क्या है, इनकी अथॉरिटी क्या है, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, अभी तो मैं बस आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। और आइए, और एक रेमेडी और एक और चीज, एक और इन्होंने चीज एस्टैब्लिश करी है, एक और चीज स्टैब्लिश हुई है इस लॉ के अंदर, और जो कि स्टैब्लिश पता है कहाँ हुई है? इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर स्टैब्लिश हुई है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं थी, वो कहां पे स्टैब्लिश हुई है? दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर स्टैब्लिश हुई है, और इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या स्टैब्लिश किया है? मैं लिख देता हूं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको बोलते हैं हम लोग CCPA भी बोलते हैं, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है सेक्शन नंबर 10 ऑफ CPA,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ आती है? सेक्शन 10 किसका? सेक्शन 10 ऑफ सीपीए 2019 में हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है? इस अथॉरिटी को बनाया गया है, सिंपली अगर बोला जाए, इस अथॉरिटी को बनाया गया है टू रेगुलेट व्हाट? क्या रेगुलेट करना? सर ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, यूटीपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, इसको आप क्या करिए? रेगुलेट करिए। सर ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं, सर इसको क्या करिए? इसको भी आप रेगुलेट करिए। सर ये जितने भी कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, जितने भी आपके वायलेशन हो रहे कंज्यूमर राइट्स के, इसको क्या करना है? रेगुलेट करना है। ये सब चीज़ों के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 10, वहाँ पे आपको पता चलेगा। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी एक अलग से अथॉरिटी बना दी गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, 2019 एक्ट के अंदर। उसका नाम है CCPA, कंज्यूमर, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आता है समझ? तो ये कुछ रेमेडीज है, इसके अलावा और भी रेमेडीज हैं, इसके अलावा और भी रेमेडीज है हमारा जो ये पर्टिकुलर एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग जब चलता रहेगा हमारा चैप्टर, आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये सब देखिए हुआ क्या है, देखिए आपके सामने कहानी पूरी मैंने बनाई है एक तरफ से। हुआ क्या है कि भाई साहब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज तो खरीद रहे हैं, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज तो खरीद रहे हैं, मगर होता क्या है सर, ये जो सेलर्स बैठे हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, हमको वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं जो कि जिसके लिए हम लोग इनको पैसा पे कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? इनको रोकने के लिए ही एक पर्टिकुलर कानून बनाया गया, सरकार ने बनाया, उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा? कैसे प्रोवाइड करेगा? उसके लिए इन्होंने कुछ अथॉरिटीज, कुछ बॉडीज, कुछ कोर्ट्स हमारे लिए बनाए हैं, जो कि क्या करेंगे? हम जैसे कंज्यूमर्स की क्या करेंगे? मदद करेंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग और नॉट? बताइए भाई, गेटिंग और नॉट? यस सर, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें इसके अंदर है, और भी बहुत सी चीजें हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, क्या सभी लोग कंज्यूमर हो सकते हैं? हाँ, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप सुनिए, आपने जाके मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, और आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, एक चीज ये हो रही है, ठीक है, अपनी जरूरत के लिए आपने उसको कंज्यूम किया, ठीक है, यूज करा। एक और चीज हो सकती है, आपने जाके मार्केट से प्रोडक्ट लिया और आपने क्या करा? उस प्रोडक्ट को फर्दर रीसेल किया है, आपने रीसेल के लिए खरीदा हुआ है, ठीक है। होता है ना कि मैन्युफैक्चरर से खरीदा, होलसेलर ने आगे जाके फर्दर रिटेलर को बेचा। समझ आ रहा है? तो दो केस हो रहा है। एक केस ये हो रहा है कि मिस्टर ए ने जाके मिस्टर बी से प्रोडक्ट खरीदा और उसको खुद कंज्यूम किया, ठीक है, पहली चीज। एक ये हो रहा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से खरीदा है मगर खुद का कंज्यूम करने के लिए खरीदा, आगे फर्दर बेचने के लिए खरीदा है। तो दोनों के केस में अब मिस्टर ए दोनों केस में कंज्यूमर है या नहीं है? कंज्यूमर है या नहीं है? अब आपको मैं बता देता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस जो है, फर्स्ट वाला, कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है, गुड्स लेके आता है और उसको खुद यूज करता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए करता है, ठीक है, उसमें बोलेंगे मिस्टर ए इज द कंज्यूमर। मिस्टर ए इज द कंज्यूमर डेफिनेशन के हिसाब से। और जो सेकंड वाला केस है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स खरीदा मगर खुद के यूज करने के लिए नहीं खरीदा था, उसको फर्दर सेल ऑफ करने के लिए खरीदा था, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस उसको खरीदा था। तो बेटा जो सेकंड वाला केस है, इसमें जो मिस्टर ए है उसको कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हैं। तो मैंने आपको बोला ना, हर एक बंदा जो सामान खरीद रहा है, अब दोनों केस में मिस्टर ए ने सामान खरीदा, हाँ, हर एक बंदा, मैंने आपको शुरू शुरू में क्या बोला था, हर एक बंदा जो सामान खरीद रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने सामान खरीदा वो कंज्यूमर हो गया, ऐसा नहीं है। खरीद तो देखो दोनों केस में रहा है, मगर पर्पस क्या है? एक में खुद के यूज के लिए हो रहा है और एक में फॉर सेलिंग पर्पस, मतलब फॉर कमर्शियल पर्पस हो रहा है, तो दोनों में अलग केस हो रहा है। तो पहले वाले में कंज्यूमर है एज पर दिस एक्ट, मगर दूसरे वाले केस में कंज्यूमर नहीं है। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाया, ठीक है, मैंने वो प्रोडक्ट अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स को दिया, अपनी वाइफ को दिया, अपने बच्चों को दिया एंड ऑल, ठीक है, उनको दे दिया फॉर द यूज कि आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज करिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब इस केस में बताओ कंज्यूमर कौन है भाई साहब? कंज्यूमर कौन है? प्रोडक्ट मैं खरीद के लाया हूं मार्केट से, यूज हमारे घर वाले कर रहे हैं, हाँ, यूज
हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारी वाइफ कर रही है, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, यूज वो कर रहे हैं। तो भाई कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर कौन? सर कंज्यूमर तो आप हुए ना, आपने जाके मार्केट से खरीदा, कंज्यूमर तो आप हुए। उनसे क्या मतलब? जो घर वाले आपके यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, उनसे तो मतलब है नहीं कोई। बताइए भाई, बताओ। हाँ, मैं क्या करा, मैं मोबाइल फ़ोन खरीद के लाता हूँ मार्केट से, मैं सेल फ़ोन खरीद के लाया और ला के अपने फादर को मैंने दे दिया कि आप ये यूज़ करिए, आपके लिए लेके आया हूँ। अब फादर यूज़ कर रहे हैं गुड्स। गुड्स कौन यूज़ कर रहे हैं? पापा यूज़ कर रहे हैं मेरे। बताइए भाई कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर कौन बेटा? इस केस में मैं तो कंज्यूमर हूँ, मगर साथ साथ जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया है यूज़ करने के लिए, जिसने मेरी अथॉरिटी से प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है, वो भी कंज्यूमर है। वो भी कंज्यूमर है एज पर दिस एक्ट, उसको भी कंज्यूमर बोला जाएगा। अगर उसको कोई दिक्कत हुई तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है? इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है समझ? बताइए भाई, समझ आ रहा है? द आंसर इज क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और बाकी कंप्लेन्स एंड ऑल के बारे में बात करेंगे, कंप्लेन के बारे में बात करेंगे, कंप्लेन क्या चीज़ होती है, और ये भी बात करेंगे कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। उसके बाद हम लोग गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे कि गुड्स का मतलब क्या है। वैसे तो हम लोगों ने सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा होगा, हाँ आप लोगों ने पढ़ा, मैंने तो पढ़ा ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड एक्ट में, तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन भी इसके अंदर है। सर्विसेज की डेफिनेशन भी इसके अंदर पूरी गिवन है आपकी। उसके साथ साथ डेफिशिएंसी इन सर्विस में की डेफिनेशन गिवन है। डिफेक्ट इन गुड्स की आपकी डेफिनेशन गिवन है इसके अंदर। उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, वो भी डेफिनेशन गिवन है इसके अंदर। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, वो भी इसके अंदर गिवन है। और इसके अलावा बहुत सी डेफिनेशंस है। ठीक है, कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, मगर मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि को बहुत सी मैंने ऐसी डेफिनेशंस देखी हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है, मगर उन डेफिनेशंस का पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे, ये पर्टिकुलर एक्ट पढ़ोगे, आप देखोगे वो पर्टिकुलर वर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं, मगर आपके डेफिनेशन में, आपके मॉड्यूल में है ही नहीं उसकी डेफिनेशन, तो वो भी डेफिनेशन मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वहाँ तो है, बेयर एक्ट में तो है, मगर इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नहीं डाली है कुछ डेफिनेशंस। मगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दो, आपको बेयर एक्ट से पढ़ाएंगे वो डेफिनेशंस। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब मैं आपको क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मैं आपको कुछ आज की डेट में कि क्या क्या चीजें होती रहती है कंज्यूमर्स के साथ जिसके बारे में हम अनअवेयर है, हमको पता नहीं होता, उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको डिसाइडेड केसेस यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, और उसके बारे में आपको डिस्कशन भी करने जा रहा हूँ। और ये जो भी डिसाइडेड केसेस मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, और अच्छे से इसको अपने माइंड में रखे रहना। क्यों रखे रहना पता है? क्योंकि जो आगे हमारी क्लासेस होंगी, मैं आपको लिंक कराऊंगा कि ये केस स्टडी इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है। मगर मैं अभी, मेरा पर्पस ये है आपको दिखाने का, सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ कि हाँ भाई, इस चैप्टर के अंदर हमको ये सब चीजें रेमेडी मिलेंगी जिसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी समझा ही नहीं था, हमको तो मामूली चीजें लगती थी, मगर ये सब चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, मैं कुछ आपको केस स्टडी दिखाने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और केस स्टडी कौन सी है? जो सब कुछ डिसाइडेड मैटर है। मैंने अपनी यहाँ कहानी नहीं बनाई है, मैं कहानी लेके नहीं आया हूँ अपनी कि मैंने खुद से कुछ कहानी लिखी है, नहीं। मैं उन लोगों के बारे में एक तरह से स्टोरी के साथ लेके आया हूँ आपकी, कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है और उन्होंने कहाँ पे केस फाइल किया है, उनको वहाँ से कॉम्पनसेशन एंड ऑल मिला है या नहीं मिला है, और कौन से सब्जेक्ट मैटर से है। तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस आपका है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से। देखिए, पहली क्लास में ही मैं आपको केस स्टडी लेके आ गया यहाँ पे। बेटा, इतनी केस स्टडीज आपको पढ़ाऊंगा, इतने केसेस आपको दिखाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है बहुत डिटेल में। ठीक है, हमको शॉर्टकट एंड ऑल में नहीं चलना, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। पहली क्लास से ही मैं आपके साथ डिटेल में शुरू कर दूंगा। चलिए देखते हैं, चलिए भाई साहब, चलिए 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 चलिए, पहले केस स्टडी में आते हैं। और ये देखिए, पहला केस स्टडी का टॉपिक क्या है? अ 1 रुपी फाइट। लो भाई, अ 1 रुपी फाइट, 1 रुपए के चक्कर में केस हो गया था। 1 रुपी फाइट, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। देखिए, 1 रुपी फाइट का केस है आपके सामने, देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंडियन रेलवेज का केस है, जो वहाँ पे वेइंग मशीन्स लगी रहती है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे केस आएगा। ठीक है, मैं पूरी कहानी के साथ आपको समझाऊंगा, और समझना कि बंदे ने, जिसके साथ दिक्कत हुई है, उसने क्या क्या बोला था। ठीक है, पूरा उसका इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में है पूरा। देखिए, ये देखिए, ये मिस्टर हैं, ये मिस्टर हैं।
ठीक है, भगवान कारिया इनका नाम है, भगवान कारिया ये मिस्टर है, इनके साथ दिक्कत हुई थी, इन्होंने केस फाइल किया था। अब देखिए क्या लिखा है, भगवान कारिया अ सीनियर सिटीजन एंड एन आरटीआई एक्टिविस्ट, ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट थे ये, फॉट 1 रुपी केस, ये लिखिए भाई, फॉट अ 1 रुपी केस विद अ कंज्यूमर कोर्ट्स इन मुंबई, मुंबई में केस इन्होंने फाइल किया था, एंड वन अगेंस्ट द इंडियन रेलवेज। लो भाई साहब, 1 रुपए का केस, 1 रुपए के लिए भी देख लीजिए भाई साहब, 1 रुपए, जब ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको अपने पैसों की कदर होती है, ठीक है, जिनको कि इसी को बोलते हैं, मैंने शुरू में क्या लिखा, हार्ड अर्नड मनी, मेहनत की कमाई अगर आप दे रहे हो ना, चाहे आप 1 रुपए दे रहे हो चाहे 1 पैसा दे रहे हो, भाई साहब फिर हमको आपसे वैसे ही क्वालिटी का गुड्स और सर्विस चाहिए फिर। तो ये काम इन्होंने किया, देखिए, वन अगेंस्ट इंडियन रेलवेज एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, what started as a mere exercise of checking weight on a weighing scale in a railway station, ये कहाँ गए थे, मुंबई के रेलवे स्टेशन गए थे, ठीक है, और वहां पे इन्होंने वेइंग मशीन लगी रहती है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सिक्का डालो, खड़े हो, वहां से एक आपकी टिकट निकलती है, उसमें आपका वेट एंड ऑल लिखा रहता है, इन्होंने वही करा था, ठीक है, in a Mumbai later turned out to be a pitched battle that exposed an enormous scandal and lurking corruption within the सिस्टम। मगर जब इन्होंने डाला था ना, तो कुछ भी वहां से टिकट एंड ऑल, कुछ या टिकट एंड ऑल जो वहां पे आई थी, सब गलत सलत उसके अंदर लिखा हुआ था। देखिए पूरी इन्होंने कहानी आगे बताई है, नीचे देखिए क्या लिखा, अराउंड 8 years अगो, अब ये कहानी है, ये मिस्टर कारिया बता रहे अपनी कहानी, इन्होंने बताई थी उसके बारे में लिखा, अराउंड 8 years अगो आई वेंट, ए मिस्टर वेंट टू द मुलंद स्टेशन इन मुंबई, use the weighing machine there and put in a 2 rupee coin to check my weight, इन्होंने अपना वेट चेक करने डाला, I didn't even get a ticket, ये लो भाई ना टिकट आई, और रीडिंग इन वन मशीन, my weight was shown as a 15 kg more in the second weighing machine, एक में डाला तो भाई सब कुछ निकला ही नहीं टिकट एंड ऑल, दूसरे में डाला तो 15 किलो लिख के आया वहां से, समझ आ रहा है, 15 किलो लिख के आया। देन आई वेंट टू अ मुलन स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के पास गए, वहां पे जो बैठे हुए हैं, एंड टोल्ड हिम, सर प्लीज गिव माई 4 rupees बैक, क्योंकि 2 रुपए पहले डाला, 2 रुपए बाद में डाला, 4 रुपए हमारे वापस दीजिए, क्योंकि भाई आपने जो मशीन लगाई हुई है सब काम कर ही नहीं रही, या गलत सलत बता रही इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ही कॉल्ड मी अ मैडमैन, लो स्टेशन मास्टर बोलता है पागल बंदे हो तुम, क्या बोलता है, तुम पागल इंसान हो। आई टोल्ड हिम, ये मिस्टर ने उसको क्या दिया जवाब, आई एम नॉट अ मैडमैन, आई एम अ कॉमन मैन, मैडमैन नहीं, मैं क्या हूं, मैं एक कॉमन मैन हूं। टुडे यू मे थिंक ऑफ मी एज अ मैडमैन बट टुमारो, इन्होंने रिप्लाई किया उस बंदे को, आज तुम्हें मैं लग रहा हूं पागल बंदा हूं मैं, बट टुमारो यू विल नो द पावर ऑफ दिस कॉमन मैन whom you identify as a madman, जिसको आज तुम पागल कह रहे हो ना, कल तुमको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। रेमिनाइंसेस कारिया स्पीकिंग टू द प्रोब अबाउट द कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। अब देखिए हुआ क्या, ये क्या करा इन्होंने, ये कहाँ गए, आई वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट इन बैंड्रा एंड लॉज अ 1 rupee केस, lodge a 1 rupee case. Do you know that these 1 or 2 rupee machines give me turnover of 1 to 2 crores all over India and this money is tax free। ये देखिए, अब आप बताइए, ये जो पैसा डालते हो मशीन्स में ना, हाँ, आपको क्या लग रहा है, ऑल ओवर इंडिया, आप सोच भी नहीं सकते कितने स्टेशन हैं, हाँ, और हर रेलवे स्टेशन में मशीन लगी रहती थी, ठीक है। अब आप सोच लो, एक एक 2-2 रुपए करके कम से कम कितना लिखा हुआ है, 1 से 2 करोड़ की इनकम होती थी, किसकी, इनकी, समझ आ रहा है, 1 से 2 करोड़ की इनकम होती थी, और इसमें एक ना बाइफिकेशन होती थी, ये कहाँ पे पूरा पैसा रेलवे के पास नहीं आता था, ये जो मशीन इंस्टॉल करती थी ना, ये प्राइवेट कंपनीज होती थी कुछ, ठीक है, ये अपनी मशीन्स को इंस्टॉल करती थी, तो इसमें क्या होता था, 60-40% या कोई भी रेशियो ले लो, कुछ जाएगा सरकार के पास, इंडियन रेलवेज के पास, और कुछ जाता था उस प्राइवेट कंपनीज के पास, समझ आ रहा है, ऐसा केस होता था। तो इतना पैसा कमाते थे लोग, और ये सब का सब क्या था, टैक्स फ्री। देयर इज अ मोनोपोली रिलेटेड टू द कंपनी, क्योंकि भाई साहब ये काम कौन कर रहे थे, मोनोपोली थी और कोई करता ही नहीं था। इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, क्लेम्स कारिया ने सब कुछ बोला है, कहां पे, कंज्यूमर कोर्ट पे जाके। फाइनली व्हेन द कंज्यूमर कोर्ट वर्डिक्ट्स केम, अब भाई कंज्यूमर कोर्ट का क्या आया, फैसला आया, कारिया सेड द कंपनी वॉज स्लैम्ड विद अ 50 लाख रुपीज पेनल्टी, 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगी किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, जो वो मशीन्स लगाती हैं, फॉर नॉट डिस्प्लेइंग देयर लाइसेंस नंबर ऑन द वेइंग मशीन्स। लो भाई, वेइंग मशीन तो लगाई, मगर अपनी कंपनी का आपने लाइसेंस नंबर लगाया क्या, कुछ नहीं लगाया, 50 लाख की पेनल्टी लगाई किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। साथ साथ
ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ माई 1 रुपी केस। ही बता रहा है कि मेरे 1 रुपए के केस के चक्कर में सब कुछ हुआ है। People always ask me why I fought a 1 rupee case. It is not a question of 1 rupee. I spent more money from my pocket and fought for 1 rupee. केस तो सर 1 रुपए का किया था, मगर केस को लड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है। समझ आ रही है? क्लियर है? पैसा इसका बहुत लगा। द रीजन इज नॉट टू गेट बैक द अमाउंट। भाई साहब कौन करेगा केस फाइल 3-4 रुपए के लिए? हाँ, 4 ही रुपए तो इसके लगे थे खाली। हाँ, 4 रुपए को पाने के लिए करेगा क्या? नहीं, इसने बोला the reason is not to get back the amount. The reason is to make the system more transparent and accountable to the common man. ये common man कौन है सर? कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर किसका सर? सर्विसेज का। समझ आ रहा है? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा था सर? ये कंपनी थी, इन द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। आ रहा है समझ? क्लियर है? अब ये देख लीजिए, आप करोगे कभी ऐसा? आप कर सकते हो? हिम्मत होती है हम लोग के अंदर? अरे सर 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 200 का तो मामला है, छोड़ो हटाओ यार, हो गया तो हो गया। आप देख लीजिए। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस छोटा हो केस बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। कंज्यूमर का मतलब भाई साहब कंज्यूमर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबके लिए रेमेडी है, चाहे छोटा इंसान हो चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे छोटे वैल्यू का आपका केस हो चाहे बड़ी वैल्यू केस हो, उससे मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? तभी बोला जाता है जागो ग्राहक जागो। तभी बोला जाता है जागो ग्राहक जागो। चलिए, ये केस था। आ रहा है समझ? आया समझ? हाँ, एक और केस दिखाता हूं, एक और केस दिखाता हूं। बैंक्स कांट ऑलवेज एस्केप यूजिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज। ये बैंक का रिलेटेड केस है। बैंक का, बैंक बोल देता है ना कि भाई हमारे ना टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी जिसकी वजह से हम ये सब चीजें नहीं कर पाए। भाई साहब आपको टेक्निकल डिफिकल्टी आई, मगर आपके चक्कर में जिस बैंक में किसी पर्सन का अकाउंट है जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो, हाँ, उसको तो आपके चक्कर में नुकसान हो गया ना। होता है कि नहीं होता? मगर बैंक क्या बोलता है? बैंक एक सिंपली सी एक्सक्यूज दे देता है, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, देयर वाज अ टेक्निकल एरर, देयर वाज अ टेक्निकल डिफिकल्टी एंड ऑल। ऐसा ही एक केस हुआ था, ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें बैंक को भी कॉम्पनसेशन देना पड़ा था। देखिए आपके सामने केस है। मैं वो केस आपके सामने जानबूझ के लेके आया हूँ, बहुत गिन चुन के निकाल के लाया हूँ, सो दैट आपको पता चले जो डे टू डे लाइफ में होता है, और आपको पता है ये सब के बारे में। क्लियर है? आपको पता भी है सब कुछ। देखिए क्या लिखा है, देखिए। We have to rely on banks so much. A recent case study on a consumer rights highlighted the need for stronger regulations. More than ever, most of our transactions are digital and heavily reliant on banks for these. Have you ever heard your transaction failed due to the service being shown down or errors? होता है क्या? होता है क्या? बताइए भाई, जल्दी बताइए। होता है कि नहीं होता? 1 मिनट देना मुझे। होता है कि नहीं होता, पहले बताओ मुझे आप लोग। बताइए। होता है? यस सर, होता है। होता है बहुत, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका। बैंक के पास खाली एक ही एक्सक्यूज होता है, हाँ, सर्वर डाउन है, टेक्निकल इशू है एंड ऑल, ये सब करते रहता बैंक। चलिए अब एक केस बताते हैं आपको। दीपिका पलिकल, a squash champion and Arjuna awardee, found herself in an awkward situation when she used her Axis Bank debit card in a hotel at Netherlands, Rotterdam failed. लो भाई, ये कहाँ गई थी? अपने भाई खेल के लिए कहीं गई होंगी, नीदरलैंड्स की बात हो रही है, तो ये होटल में स्टे करा होगा इन्होंने, और वहां पे अपना कोई पेमेंट एंड ऑल कर रही होंगी। ठीक है, तो वहां पे इनका जो एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड था होटल में, वो फेल हो गया। पैसा बहुत है उनके अकाउंट में, पैसा बहुत था, मगर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट ही नहीं हो रही। वही टेक्निकल इशू एंड ऑल आ रहा है उसमें। ठीक है, टेक्निकल एरर आ रहा है। शी हैड शी हैड 10 times the bill amount in her account at that time. लो भाई, जितने का बिल था उससे 10 गुना पैसा इनके अकाउंट में था। अब सोचो, पैसा है मेरे पास मगर हम दे नहीं पा रहे हैं। सोच के देखो। पैसा है मगर आप दे नहीं पा रहे, आप यूज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा हुआ ऐसे पैसे का? हाँ, और दूसरी बात, कौन है ये? स्क्वैश चैंपियन है। और साथ साथ देखिए आप,
अर्जुना अवार्डी है। हाँ, अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो आप सोच लो इनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन होगी, क्या इनकी गुडविल होगी, और ये अपना कार्ड स्वाइप करा रही हैं और पैसा ही नहीं जा रहा। बताइए भाई साहब, बेइज्जती की बात होगी वहां पे? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। देखिए आगे, ड्यू टू दिस he faced a loss of reputation and humiliation। हाँ, बंदा कोई भी होगा, ह्यूमिलिएट होगा। हाँ, द बैंक सेड द इंसिडेंट वाज अ केस ऑफ फोर्स मेज्योर। बैंक बोलता है दैट दिस इज अ केस ऑफ फोर्स मेज्योर। फोर्स का मतलब एन एक्ट ऑफ अ गॉड और समथिंग बियॉन्ड कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बैंक का तो सिंपल काम है यही बोलना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसा था जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं था। बैंक तो यही बोलेगा। हुआ क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट द बैंक हैड ऑल्सो रिटर्न अ चेक ऑफ रुपीज। के अलावा एक केस तो ये हुआ, मगर दूसरा केस ही नीचे है। क्या हुआ? रिटर्न अ चेक ऑफ रुपीज 1 लाख इशूड टू हर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्लेम्ड इट इन ऑर टेक्निकल एरर। लो भाई, इस लेडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई चेक मिला होगा, ठीक है, इन्होंने बैंक में डाला होगा, बैंक ने वो चेक भी इनको वापस दे दिया, बोल दिया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर हम आपका पैसा, ये चेक वाला अपने अकाउंट में नहीं डाल पा रहे। दो चीज उन्होंने करी है। दीपिका मूव्ड द कंज्यूमर कोर्ट इन चेन्नई अगेंस्ट एक्सिस बैंक। लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट्स। ठीक है, ये कहाँ चली गई? इन्होंने केस फाइल कर दिया है चेन्नई के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। कोर्ट का फैसला आता है, द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, समझ आ रहा है? डेफिशिएंट की भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस सर्विस वर्ड की भी हम डेफिनेशन पढ़े, सर्विस के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, समझ आ रहा? तो कंज्यूमर कोर्ट ने क्या बोला? दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सिस बैंक, एंड डायरेक्टेड द बैंक टू पे अ कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 5,000 एक्सपेंस। कॉम्पनसेट करिए, कितना पे करके? 5 लाख का कॉम्पनसेशन दीजिए और साथ साथ में 5,000 का एक्सपेंस भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो कोर्ट ने चमाट मारी है किसके ऊपर? एक्सिस बैंक के ऊपर। 5 लाख का पेनल्टी लगा के और कॉम्पनसेशन लगा के और साथ साथ 5,000 का एक्सपेंस के, मतलब 5,05,000 बैंक को पे करना पड़ा था। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये दिमाग में रखना कि बैंक्स कांट ऑलवेज एस्केप यूजिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज। क्लियर है? समझ आता है ना? हमारे डे टू डे लाइफ में होता रहता है बहुत सा, मगर हर बार ऐसा नहीं। जेन्युइन कोई इशू है तो समझ आता है। हाँ, क्लियर है? क्योंकि भाई साहब आपको हम पैसे दे रहे हैं और आपसे हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। क्लियर है? आता है, बैंक से हम बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, पता है कि नहीं पता? चलिए एक और केस दिखाऊं। देखिए एक और केस देखते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ सेलिब्रिटी टू विन अ कंज्यूमर केस। ये देख लीजिए, एक और केस है इससे रिलेटेड। सेलिब्रिटी होने से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी होंगे तभी हम कंज्यूमर केस जीतेंगे, नहीं भाई, कोई मतलब नहीं। आप छोटे से छोटे इंसान हो तब भी आप केस जीत सकते हो। और यहां पे एक बात हो रही है चाय वाले की। एक चाय वाले का केस है, देखिए क्या लिखा है। अ हम्बल टी वेंडर राजेश साकरे इज एग्जांपल ऑफ दिस। ही हैड रुपीज 20,000 in his SBI account, as State Bank of India account, and had withdrawn rupees 10,800। कितना था? 20,000 था। निकाला कितना? 10,800। बैलेंस कितना बचा? 9,200 का बैलेंस बचा। On his next time visit to ATM, however, he realized all his money was gone। ओ भाई साहब, 20,000 था, 10,800 निकाला तो 9,200 बचा होना चाहिए। मगर इसने जब दूसरी बार अपना विजिट किया, पैसा निकालने की कोशिश करी कि लाओ पैसा निकाल ले, तो वहां बैलेंस क्या दिखा रहा है? जीरो। बैलेंस क्या दिखा रहा है? जीरो। When he asked the bank authorities, they blamed it on him। भाई तुम्हारी गलती है। भाई साहब हमारी क्या गलती है? तो ही वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। कहाँ गया? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम गया विद हिज ग्रीवियंस। ही कुडंट अफोर्ड अ लॉयर। लो भाई, इतना गरीब, मतलब चाय वाला, उसके पास इतना पैसा नहीं, तो वही लॉयर अपना उसने अफोर्ड नहीं करा। एंड ही आर्ग्यूड द केस हिमसेल्फ। आप अपना केस खुद से भी आर्ग्यू कर सकते हो, एक नई चीज आपके सीखने के लिए। This case study on a consumer awareness presents insight into how consumers are becoming more vigilant। कोर्ट का डिसीजन आता है, देखिए। द फोरम रूल्ड इन हिज फेवर। उसके फेवर में फोरम का क्या आया है? फैसला आया। एंड ऑर्डर्ड द SBI टू रिटर्न द 9,200 रुपीज विद इंटरेस्ट। भाई साहब 9,200 तो देंगे देंगे आप लोग, साथ में ब्याज भी देंगे। कितना? 6% इंटरेस्ट का, पर एनम का, विथ 6% इंटरेस्ट। Pay rupees 10,000 as compensation for mental anguish caused by the issue and 2,000 for legal expenses। क्या क्या बोला? क्या क्या बोला?
पहली बात, जो उसका बैलेंस अमाउंट था 9200, वो तो आप दीजिए पहले पहले तो, प्लस इसमें लगाइए कितना, 6% इंटरेस्ट लगाइए। पहला चीज तो ये दीजिए आप। इसके साथ एंड और क्या देंगे आप, 10,000 का कॉम्पनसेशन भी आप देंगे। 10,000 का कॉम्पनसेशन देंगे फॉर मेंटल एंग्विश, ठीक है, मेंटली हैरास करने के लिए। और साथ साथ एंड 2,000 रुपए दीजिए लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो उसके खर्चे एंड ऑल लगे हैं उस टी वेंडर के, उसको 2,000 रुपए और पे करिए। तो सर 9200 प्लस 6% इंटरेस्ट, उसके बाद 10,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए पूरा आपको पे करना पड़ेगा। ये कोर्ट का फैसला आया है, समझ आ रहा है। अब की टेक अवे से हमको क्या सीखने को मिला, इट डजेंट मैटर हु यू आर, as long as you have a valid case, you can approach the consumer cases forum, and even a big companies and government entities like SBI can be made to answer for their mistake। चाहे जितना छोटा सा छोटा बंदा हो, किसी भी बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सी बड़ी गवर्नमेंट हो या बड़ी से बड़ी आपकी कंपनी हो, उसको झुका सकता है अगर वो पर्सन, अगर वो कंज्यूमर अपनी जगह एकदम सही है और उसका केस जो है एकदम जेन्युइन केस है। समझ आ रहा है। आपके सामने देख लीजिए, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का कॉम्पनसेट करने को मजबूर हो गया। आता है समझ, क्लियर है। तो सब केसेस ही आपको वो केसेस दिखा रहा हूँ बेटा, जो सब डिसाइडेड है, कोई कहानी बना के नहीं लेके आया हूं मैं। देखिए सबके नाम भी लिखे हुए हैं। आ रहा है समझ, क्लियर है। आइए एक केस और देखते हैं। नॉट ऑल फ्री आइटम्स आर वेलकम, नॉट ऑल फ्री आइटम्स आर वेलकम। इसके साथ ये फ्री, आपने पैसा दिया एक के लिए और एक के बदले एक फ्री, होता है क्या, होता है क्या, होता है चीज, ठीक है। तो जो चीज फ्री आई है, जो चीज फ्री आई है, कभी कभी वो फ्री चीज जो हमको मिलती है ना, हाँ, उससे भी हमको कोई नुकसान होता है, तो बेटा उस फ्री चीज के लिए भी हम केस फाइल कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ केस। आपने आपने मार्केट से कोई पिज्जा लिया, हाँ, और पिज्जा के साथ उन्होंने आपको कॉकरोच उस पिज्जा में फ्री दे दिया। भाई साहब दिक्कत होगी क्या, दिक्कत होगी क्या, बताइए, बताओ दिक्कत होगी। द आंसर इज यस। आपने पिज्जा लिया, आपको पिज्जा दिया, साथ में उन्होंने आपको, उसके साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक दी, मगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या था, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कीड़े मकोड़े मरे हुए थे। क्या आप उस कोल्ड ड्रिंक को वेलकम करोगे क्या, पी जाओगे पूरा, पी जाओगे पूरा, बताइए। हाँ, बताइए भाई साहब। देखिए केस देखिए। Imagine you bought a bottle of Pepsi and found a packet of गुटखा floating in it। लो भाई साहब, पेप्सी ली है और साथ में जो गुटखा तंबाकू एंड ऑल होता है वो उसके ऊपर तैर रहा है। इट हैपन टू राजेश राजन। अभी देखिए आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये देखिए आपके सामने है, चेक कर लेना केस, ये सब है। इट वॉज हैपन टू राजेश राजन फ्रॉम अहमदाबाद when he bought a Pepsi from a local store. He sent a legal notice to the company immediately and approached the Consumer Case Dispute Redressal Forum. Every case study on consumer complaint tells a unique story of consumers' journey towards justice. Moreover, he claimed that there was a deficiency in service that could have caused a health hazard to him. He demanded a compensation of rupees 5 lakh। 5 लाख के कंपनसेशन के लिए इसने केस फाइल किया है। कोर्ट का डिसीजन आता है, the consumer forum passed an order in favor of a Rajesh Rajan and directed a company to pay a total of 4,008, 4,000 कंपनसेशन का एंड ₹8 फॉर द पेप्सी ही परचेज। और पेप्सी थोड़ी पिएगा वाली, वो पेप्सी जो ली थी उसके ऊपर तंबाकू का या उसका गुटखे का पैकेट फ्लोट कर रहा है, वो थोड़ी पी जाएगा, तो उसका पैसा साथ में कॉम्पनसेशन का पैसा मिला। राजेश मूव्ड स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट, पहले कहाँ गया था, डिस्ट्रिक्ट पे गया था पहले, ये पहले कहाँ गया था, डिस्ट्रिक्ट पे गया था, मगर इसके बाद कहाँ पे गया ये, अब स्टेट कंज्यूमर पे गया, आस्किंग फॉर द हायर कॉम्पनसेशन, क्योंकि जो उसको कॉम्पनसेशन 4,000 का मिला तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसके बाद कहाँ गया, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्यूशन कमीशन के पास गया। एज 4,008 was too low and he spent rupees 5,000 in sample testing itself। उसने 500 रुपए तो सैंपल टेस्टिंग एंड ऑल पे ही भेजा था, उसने पैसा दिया था। द स्टेट कमीशन पास्ड एन ऑर्डर आस्किंग द कंपनी टू पे 20,000। लो भाई कंपनसेशन ज्यादा का मिल गया, and rupees 2,000 for the cost is found Rajesh argument reasonable। समझ आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट के पास गए थे। एक और नई चीज हमको यहाँ सीखने को ये मिल रही है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम पे गए थे, मगर उनका जो फैसला आया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइल एन अपील
फाइल एन अपील टू द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। और स्टेट के फैसले से अगर आप नहीं होते हो तो आप नेशनल पे जा सकते हो, और नेशनल के फैसले से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो तो अंतिम रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है। समझ आ रहा है? ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे हमारा आएगा। ठीक है, एक नया चीज आपको सीखने को मिली। टेक अवेज क्या है यहाँ से? फ्री आइटम्स आर नॉट ऑल वेलकम। ऐसा नहीं कि अगर आप फ्री में दे रहे हो कोई चीज तो आप जैसी चाहो वैसी दे दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ अ प्रोवाइडर इफ यू फाइंड एनीथिंग इन योर फूड पैक्ड और अदरवाइज, चाहे खुला हो सामान चाहे पैक्ड हो सामान, अगर उसके अंदर कोई चीज उल्टी सीधी मिलती है आपको, दैट इजंट सपोज टू बी देयर, द कंज्यूमर केसेस फोरम्स आर अ गुड प्लेस टू टेक देम। मैंने वही आपको बोला ना, जैसे आपने एक वो लिया कोक का कैन लिया, कोक का कैन लिया, और कैन आप खोल के पी रहे थे, आपके मुंह में कॉकरोच आ गया, भाई साहब, भाई साहब, अब हाँ दिक्कत होगी भाई। कॉकरोच कोल्ड ड्रिंक के साथ, कोक के साथ कॉकरोच फ्री, हाँ, क्या वेलकम करोगे? हाँ भाई मुझे फ्री में कॉकरोच मिला है, वेलकम करेंगे आप? बताइए, बताओ। हाँ अच्छा, कोक पी रहे हो, मुंह में छिपकली आ गई, लिजर्ड, होता है केसेस, होता है, बताइए भाई वेलकम करोगे? नहीं सर। व्हाट यू विल डू, हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि भाई आपने कोल्ड ड्रिंक मांगी थी, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम सही है, साथ में मगर कॉकरोच ही है तो आया है, फ्री में मिला है, उसको रख लीजिए आप। एकदम नहीं। तो क्या बोल रहा है? फ्री आइटम्स आर नॉट ऑलवेज वेलकम, नॉट ऑलवेज वेलकम। इसका मतलब आपने फ्री में दिया तो ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ हम आपके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ आ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? अच्छा एक बात बताओ, इसी से रिलेटेड एक चीज पूछ रहा हूँ। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कोल्ड कोक का कैन देना, ठीक है, कोक का कैन आपने ले लिया, आपने पिया, उसमें से कॉकरोच निकल गया, ठीक है, आप केस किसके खिलाफ फाइल करोगे पहले ये बताइए? चलिए, आप कंप्लेन करोगे ना, कंप्लेन फाइल करोगे, किसके खिलाफ करोगे? सर हमको ये पता है कंप्लेन हम कर सकते हैं, एकदम पता है, कहाँ करना है वो भी हमको पता है सर, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या आपका सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये भी हमको पता है, एज पर द पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन हम करेंगे वहां जाके। मगर किसके खिलाफ करोगे? किसके खिलाफ करोगे? क्या उस क्या उस शॉपकीपर जो आपको कोल्ड ड्रिंक का कैन दिया उसके खिलाफ करोगे, या सर उस कंपनी के खिलाफ करोगे जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे? किसके खिलाफ करेंगे बताइए? किसके खिलाफ होगा इस केस के अंदर? इन दिस केस द केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट फाइल होगा, क्योंकि भाई साहब वो जो शॉपकीपर है उसको भी तो नहीं पता ना उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि तो कोक का कैन है, सील्ड है, पता ही नहीं अंदर क्या है। समझ आ रहा? तो शॉपकीपर के अगेंस्ट थोड़ी सूट फाइल करेंगे हम। आ रहा है समझ? कंप्लेन फाइल इसके अगेंस्ट नहीं होगी, किसके अगेंस्ट होगी? कंपनी के अगेंस्ट। अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट है, पानी है, पानी, वाटर, वाटर बॉटल्स होती है, वाटर बॉटल के आप खरीदने गए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसके अंदर हमको कुछ फंगस एंड ऑल दिख रहा है पानी के अंदर, या कीड़े मकोड़े कुछ हमको पानी के अंदर दिख रहे हैं, उस सेलर को भी दिख रहा है, शॉपकीपर को भी दिख रहा है, मगर उसने आपको बेचा, आपने खरीदा, आपने पिया और आपको दिक्कत हो गई, आपने देख लिया भाई, पीते पीते में अंदाजा नहीं लगा, मगर आपने पिया तो देखा आपको टेस्ट गड़बड़ लगा, फिर अंदर आपने अच्छे से देखा तो देखा भाई वहां पे सब दिख रहा है, गंदा, गंदगी दिख रही है अंदर। हाँ, और जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसको भी पता था, उसको भी दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? कंप्लेन फाइल करोगे। कंप्लेन किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो? क्या अब आप शॉपकीपर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हो? द आंसर इज यस, अब आप कर सकते हो उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसको पता है, उसको दिख रहा है, मगर फिर भी उसने आपको इफेक्टिव गुड बेचा है। समझ आ रहा है? समझ आ रही है कि नहीं? इस केस में तो आप देख लो, दो केस आपके सामने आए हैं। एक ऐसा केस जिसमें आप शॉपकीपर के केस कंप्लेन फाइल नहीं करोगे, और एक ऐसा केस जहां पे आप कर सकते हो, दोनों में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वहां पे। समझ आ रही है? तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, आता है समझ? आता है समझ? ये केसेस समझ आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं कि नहीं आए हैं? बस करे केसेस, या एक केस और, एक केस और, चलिए एक केस और। हाँ, पेइंग मोर देन द एमआरपी, पेइंग मोर देन द एमआरपी, एमआरपी से ज्यादा पे करना होता है ना, बहुत जगह एमआरपी लिखा रहता है कुछ, और बहुत लोग अलग अलग जगह एमआरपी से ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आप एमआरपी से ज्यादा पे कर रहे हो देन यू शुडेंट, पे करने की जरूरत नहीं है। उस बंदे के खिलाफ आप जाइए कंप्लेन फाइल करिए कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। यू शुडेंट, कभी भी एमआरपी से ज्यादा पे नहीं करना होता है। समझ आ रहा है? द सेलर्स हैव नो राइट टू चार्ज मोर देन एन एमआरपी, एमआरपी से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर है? देखिए,
It has become common to charge more than a maximum retail price for packaged goods. जो packed goods होते हैं उस केस की बात कर रहा है कि उसमें लिखा रहता है MRP, especially in places like theaters, food courts, railway stations, etc. We see this happen a lot and mostly ignore it. क्योंकि भाई हम लोग होता है ना बहुत सी जगह, मूवीज हॉल एंड ऑल में देखोगे बहुत जगह ऐसा होता है एमआरपी ज्यादा चार्ज करते हैं, मगर हम लोग बोलते हैं चलो छोड़ो भाई, ऐसी जगह आए हैं तो भाई वो पे कर ही रहे हैं। वो भी बंदा बोलता है, जो सेलर होता है वहाँ का शॉपकीपर होता है, बोलता है हाँ भाई आप अंदर आए हो तो यहाँ पे भाई इतने ही रेट पे बिकता है। समझ आ रहा है? ऐसा बहुत कुछ होता है, हम लोग भी बोलते हैं चलो हटाओ छोड़ो यार। देखिए, Mr. Konadia from Andhra Pradesh, on the other hand, didn't ignore it when he noticed that Sarvi Food Court charged him, ये food court की बात कर रहा है, ये जिन्होंने charge किया, ₹40 for a water bottle where the MRP was ₹20। जनरली हम लोग देखते हैं 20 रुपए की वाटर बॉटल आती है, कॉफीना, किनले, बिस्लरी एंड ऑल सब होता है, 20 रुपए की बॉटल है। अब आप सोच लो, आप हो 20 रुपए की बॉटल है, सामने वाले ने आपसे फूड कोर्ट ने कितना ले लिया 40, और बोतल बॉटल के ऊपर प्रिंट है रेट 20। अगर 40 प्रिंट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कंज्यूमर के ऊपर है ना, आपको खरीदना खरीदिए, नहीं खरीदना ना खरीदिए, क्योंकि एमआरपी है। मगर एमआरपी 20 लिखा है, तो दे कितने रहा है 40 पे। He filed a case against them in a district consumer case dispute redressal forum for unfair trade practices. He supported his claim by producing the bill. बिल भी साथ में उसने दिया सबूत के तौर पे। The MRP case study on consumer right brought to light some gaps in the existing regulations. और कोर्ट का फैसला क्या आया? The court decided in favor of Mr. Kondia. ओहो, इनके फेवर में फैसला आ गया, and said that a practice is not justified. किसको बोल रहा है नॉट जस्टिफाइड? उसको बोल रहा है सार्वी फूड कोर्ट को। Just because it is widely common. Mr. Kondai was awarded a compensation of 20,000 रुपए का compensation and ₹2 the extra money charged, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए गए वाला, and 5,000 in cost। लो भाई, 20 रुपए के चक्कर में 20,000 प्लस 5,000, मोटा मोटा देखा जाए तो 25,000 का फटका लग गया। किसको लग गया? सार्वी फूड कोर्ट्स को। अब सोच लो, 20 रुपए के चक्कर में इतना कॉम्पनसेशन कोर्ट ने दे दिया। टेकअवेज क्या है? नो अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हैज द पावर, नो अथॉरिटी हैज द पावर टू चार्ज अबव द एमआरपी फॉर एनी पैकेज्ड गुड्स। जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर एमआरपी मेंशन्ड होती है, आप उससे ज्यादा कभी चार्ज नहीं कर सकते। इट डजंट मैटर वेयर इट इज सोल्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ रुपी अबव द एमआरपी। कहीं भी किसी भी जगह में बिक रहा है सामान, कोई भी पैकेज प्रोडक्ट है और उसके ऊपर एमआरपी मेंशन्ड है, आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और अगर आपने चार्ज किया, देन आई विल सी यू वेयर? इन द कंज्यूमर कोर्ट। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? क्लियर है? तो बेटा ये कुछ आपके लिए केसेस है, जो मैं आपके लिए केसेस जानबूझ के निकाल के लाया हूं, सो दैट आपको पहले ही पता चल जाए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास पता चल जाए कि हम लोग इन मैटर्स से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब आपके सामने केसेस आए हैं, मगर आपको पता होना चाहिए ना कि सर ये सब का प्रोसीजर क्या है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब आपको पता करने की जरूरत है ना। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? हम लोग अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ था कि आप देख लो ऐसे केसेस होते हैं। क्लियर है? अब कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब कर सकता है, कैसे करेगा, ये सब चीज के बारे में प्रोविजंस गिवन है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन सेक्शन से, हम लोग को स्टार्ट करना है पोर्शन पूरा अपना, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा, देखिए क्या क्या चीजें हैं। आता है समझ? आता है समझ कि नहीं आता? तो फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बुक से। अभी तक मैंने आपको बुक ओपन नहीं कराई, अभी तक तो मैंने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक्स। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बुक। बुक को ओपन करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन से, और उसके बाद आगे के सेक्शंस जो हैं वो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? आता है समझ? चलिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा विद द बुक्स। ओके, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा।